वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, हमने इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि इसको क्यों कहते हैं, जो कि मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म, जो कि उस टाइम पे क्या थे, मॉन्टेग्यू क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और वाइस रॉय कौन थे, लॉर्ड चेल्मसफोर्ड। इस नाते इनको क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म। इस एक्ट का सोल पर्पस क्या था कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन हो सके किस में, गवर्नमेंट में। ठीक है, तो सोल पर्पस ऑफ दिस एक्ट वाज टू एंश्योर इंडियंस टू ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। इस एक्ट ने और क्या किया, इसने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था मुसलमानों तक का, जो सीमित था मुस्लिम्स तक, 1909 यानी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से जो लाया गया था सेपरेट जो इलेक्ट्रोड का प्रावधान, उसको आगे बढ़ाते हुए इसने उसे क्या किया, सारे जाति धर्मों में डिवाइड कर दिया। मतलब सिख को भी अब सेपरेट इलेक्ट्रोड था, इंडियन क्रिश्चियंस को भी, एंग्लो इंडियंस को भी और यूरोपियंस को भी। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, एक तरीके से बेहतरीन तौर पे कम्युनलिज्म की स्टार्टिंग हो ही, मतलब फैल जाता है। स्टार्टिंग तभी हो गई थी, यहाँ से फैल जाता है। ठीक, अब क्या होता है, इसने किसको, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को किसके बेसिस पे, प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेसिस पे फ्रेंचाइजी ग्रांट की। इसने इस एक्ट के तहत एक ऑफिस खोला गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का ऑफिस कहाँ खोला गया, लंदन में। ठीक है, और उसके पास सारी पावर्स ट्रांसफ़र कर दी गई। कहाँ की, जो फंक्शन होता था यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के द्वारा, उसका जो है कार्यभार का, सारे फंक्शंस का जो है जिम्मा किसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, हायर कमीशन या हाई कमीशन फॉर इंडिया जो सेटअप किया गया था ऑफिस लंदन में, वहाँ पे। ठीक है, अब इस एक्ट में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाती है। हैंस अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप इन 1926। किसको रिक्रूट करने के लिए, सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपका प्रोविंशियल बजट को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, सेंट्रल बजट से पहली बार ऐसा हुआ था। ठीक है, अब क्या था, वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी इस एक्ट के तहत, उसमें 6 मेंबर्स में से 3 जो है इंडियंस होने ही चाहिए। ठीक है, अदर देन आपके कमांडर इन चीफ को जो है 3 इंडियन होने चाहिए थे। ठीक है, अब इस एक्ट ने डायरार्की, ठीक है, डायरार्की सिस्टम जो है एक तरीके से लाया, मतलब डबल गवर्नमेंट का सिस्टम लाया। क्या किया इसने, पूरे गवर्नमेंट को सेंट्रल प्रोविंशियल बेसिस पे डिवाइड किया, फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या था, वो गवर्नर एडमिनिस्टर करता था, साथ में किसकी हेल्प से, उन मिनिस्टर्स के जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल होते थे। ठीक, रिजर्व में क्या था, रिजर्व में ये चक्कर था कि गवर्नर तो एडमिनिस्टर करता था, पर उनके साथ उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती थी, पर वो मिनिस्टर्स नहीं होते थे जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल होते थे। ठीक है, इसी डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस की वजह से डायरार्की सिस्टम कहते हैं कि इंट्रोड्यूस किया गया आपका 1919 मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा। ठीक है, हालांकि ये बहुत ही अनसक्सेसफुल रहा। अब आ जाते हैं, इसने क्या किया, it relaxed the central control over the provinces by demarcating, separating the central and provincial subjects. The central provincial legislature were authorized to make laws on their subjects, respective list of subjects. However, the structure of the government continued to be centralized and unitary. It introduced the concept of federal structure which with a unitary bias. अब क्या था, इसने ये तो कर दिया कि सेंट्रल और प्रोविंशियल में सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए कि ये सेंटर का सब्जेक्ट है, उस पर कार्यभार करेगा, ये प्रोविंस का है वो उस पर करेगा। पर क्या था कि ओवरऑल क्या थी, एक सेंट्रलाइज सिस्टम ही थी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही था। ठीक है, मतलब केंद्रीय सरकार का ही शासन था ओवरऑल। इसने भले डिवाइड कर दिया था सब्जेक्ट्स को, पर ओवरऑल क्या था, एक सेंट्रलाइज जो है केंद्रीय गवर्नमेंट ही थी, सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही थी। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने फेडरल स्ट्रक्चर जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर टाइप गवर्नमेंट अनाउंस किया। ठीक, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कार्मलिज्म। ठीक है, बाई कार्मलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। ठीक है, बाई कार्मलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन इसके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। दस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल रिप्लेस्ड बाई कार्मल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, क्या हुआ, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया, बाई कार्मल लेजिस्लेचर। उसमें क्या था, अपर हाउस और लोअर हाउस, जो हमारी आज की राज्यसभा लोकसभा है वही थे। ठीक, अपर हाउस को क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक,
द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज वर चूजन बाई, अब इनका चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन से, ठीक है, उनको लोग ही चुनते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से इनका जो है चुनाव होता था, ठीक। It provided that after 10 years, a statutory commission would be set up to study the working of government. This resulted in Simon Commission in 1927. अब इस एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान लाया गया कि 10 साल बाद जो है एक स्टैट्यूटरी कमीशन सेटअप होगा गवर्नमेंट को देखने के लिए कि गवर्नमेंट अच्छे से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको स्टडी करने के लिए उसकी वर्किंग को, ठीक है। तो उसकी वजह से 10 साल बाद कौन सा कमीशन आया, साइमन कमीशन 1927 में आया, ठीक। मेजर रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन, अब साइमन कमीशन के द्वारा क्या क्या रिकमेंड किया गया सुधार के लिए, ठीक है, कि डायआरके सिस्टम जो था उसको एबॉलिश कर दो, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए डिवीजन कब हमेशा से रहा है ब्रिटिशर्स का, डिवीजन हमेशा कंटिन्यू रहा है, तो कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये कंटिन्यू रहेगा। डायरार्की जो है एबॉलिश्ड हो गई, उसको बंद कर दिया गया। एक एक अच्छी मजबूत गवर्नमेंट प्रोविंस में भी उसका एक्सटेंशन किया गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, ये किया गया साइमन कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो क्या क्या किया गया साइमन कमीशन के द्वारा, आपका किया गया एबोलिशन ऑफ डायरार्की, ठीक है, और जो आपके पावर्स हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के वो प्रोविंस तक एक्सटेंड किए गए। फिर आपका जो है क्या होता है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को कंटिन्यू रखा जाता है। एस्टैब्लिशमेंट क्या हुआ, फेडरेशन का ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट में, ठीक है। ये था ओवरऑल आपका डिटेल में मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। आई होप आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।